आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पर एमसीक्यूज करने वाले हैं. देयर विल बी 30 एमसीक्यूज ऑन दीज टॉपिक्स, ऑन दीज बोथ ऑफ द टॉपिक्स. दिस इज शीतल राजपूत. वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनमें से कौन से वाले में हमने वेलफेयर स्टेट के बारे में बात की है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी देखो एक्चुअली हमें यहाँ पे नीचे कोई कोड नहीं दिया है, तो हमने इनमें से बेस्ट पॉसिबल आंसर को चूज करना है. अगर हमें कोड दिया होता फिर इसमें 2 ऑप्शन सही होते, बट क्योंकि एक ही है, हमें एक ही को चूज करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4 में आता है. कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसका जो सही आंसर है वो है ए. 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल्स को कैसे याद करना है. 12 शेड्यूल्स है टोटल. इनमें से 4th शेड्यूल क्या बात करता है? ये बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा. फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 32 से 35. एंड प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ इंट्रोडक्शन, जिसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, वो आप वीडियो में देख लो. सेकेंड क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट इज फाउंड इन. अगेन द सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर देखो आपको लास्ट में ए एंड सी दिया है. ए इज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड बी ऑप्शन आपके पास है फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है. ए एंड सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा. दोनों में वेलफेयर स्टेट की बात कही है, तो यहाँ पर जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो होगा डी. और ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1997 में पूछा गया सवाल है. The purpose of the inclusion of directive principles of state policy in the Indian Constitution is to establish. IS Prelims 2002 का सवाल है ये. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है, इसका क्या मकसद है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. तो लेक्चर वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किसको प्रमोट करते हैं? फंडामेंटल राइट्स को. इसका जो आंसर है वो है डी. सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द DPSP. ठीक है, इसका ये जो DPSP है इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, टू एंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, टू एस्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, टू एस्टैब्लिश अ सेक्युलर स्टेट. तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो आंसर है वो है सी, टू एस्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारी DPSP का. हमारी जो DPSP है वो एक सेक्युलर स्टेट बनाना चाहती है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहती है और एक इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं सबको. तो द आंसर ऑफ द 4th क्वेश्चन इज सी. 5th क्वेश्चन हमारे पास है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द DPSP फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. तो इनमें से कौन सी कंट्री से हमने DPSP को बोरो किया है? UK, ब्रिटेन, USA, आयरलैंड, जापान. तो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये हमने आयरलैंड से बोरो किया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरलैंड ने कहाँ से किया है? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से. इसका जो सही आंसर है वो है सी. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज़ बीन एंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द. तो इनमें से जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है वो किस में मेंशन्ड है? फंडामेंटल राइट्स है ये DPSP में, फंडामेंटल ड्यूटीज, इकोनॉमिक राइट्स. इसका जो सही आंसर है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. अंडर आर्टिकल 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है एंड इट इज़ अ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल. सोशलिस्ट प्रिंसिपल है ये. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, देन गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड देन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. तो ये वाला जो है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है. 7th क्वेश्चन हमारे पास है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. ये तो डायरेक्टली डेफिनेशन ही दे दी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की. तो इसका जो सही आंसर है वो है DPSP.
ठीक है, तो कौन से जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, इट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 8 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? क्या ये जस्टिशिएबल है, नॉन जस्टिशिएबल है, फंडामेंटल राइट्स हैं, या फिर नन ऑफ द अबव? इसका जो आंसर है, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, तो ये नॉन जस्टिशिएबल होंगे। जस्टिशिएबल क्या है? जस्टिशिएबल फंडामेंटल राइट्स हैं। चलिए, जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है? जस्टिशिएबल का मतलब होता है कि अगर स्टेट इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती है तो आप में से या हम में से कोई भी कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता है कि इनको ज़बरदस्ती स्टेट्स फॉलो करे, ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के केस में था। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी? तो इनमें से कौन सा आर्टिकल इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है? आर्टिकल 380, आर्टिकल 312, आर्टिकल 45, आर्टिकल 51। आर्टिकल 45 डीपीएसपी में आता है और इसका क्या काम है? प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। एंड आर्टिकल 51 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी से रिलेट करता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51 ऑफ डीपीएसपी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। इसमें जो आर्टिकल 312 है ये डील करता है ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डील विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? अगेन द सेम क्वेश्चन, ये तेलंगाना पीसीएस में और आईएएस प्रीलिम्स 2002 में पूछा गया सवाल है, और ये 2019 में तेलंगाना पीसीएस में पूछा गया है प्रीलिम्स में, तो ये रिसेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसका जो आंसर है वो है 51। आर्टिकल 41 क्या कहता है? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टन केसेस। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 ए दिया है इन्होंने। आर्टिकल 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और 48 ए क्या कहता है? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर यहाँ पे दिया है आर्टिकल 43 ए। आर्टिकल 43 ए कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड आर्टिकल 43 बी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये कहता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और ये इसी का एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से पार्ट में आता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और आप मुझे बताइए, अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई गई है वो किसके अंडर रखी गई है? ठीक है, आप मुझे ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन मुझे बताओ कि किसके अंडर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन रखी गई है, उसको कौन हेड कर रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेट डाउन अंडर। तो बिहार पीसीएस 2001 में पंचायती राज सिस्टम इनमें से किस में बताया गया है? फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, इलेक्शन कमीशन एक्ट में। ये बताया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। पंचायती राज एक गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और आप मुझे बताओ इसका क्या आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल में ये आता है? ये आता है आर्टिकल 40 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल पूछ लेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर। तो मध्य प्रदेश पीसीएस 2013 जस्टिशिएबल है, नॉन जस्टिशिएबल है, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? तो अभी मैंने बताया दे आर नॉन जस्टिशिएबल, नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स? तो जो डीपीएसपी है ये फंडामेंटल राइट्स से डिफरेंट कैसे हैं? 2009 आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। फॉर्मर इज फॉर यूनियन गवर्नमेंट, लेटर इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि डीपीएसपी जो है ये यूनियन गवर्नमेंट के लिए है और फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। फॉर्मर इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इज लेटर इज नॉट। डीपीएसपी जो है वो संविधान का पार्ट है लेकिन फंडामेंटल राइट संविधान का पार्ट नहीं है। डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल वेयर एज फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड। कि डीपीएसपी जो है वो जस्टिशिएबल नहीं है और फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने डिस्कस किया कि डीपीएसपी जो है आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्स, दे आर नॉट जस्टिशिएबल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वॉज एडेड to the directive principles of state policy by the 42nd amendment to the constitution? आईएएस प्रीलिम्स 2017 का सवाल है। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल डीपीएसपी का 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ men and women, participation of workers in the management of industries, right to work, education and public assistance, securing living wage and human condition of work
टू वर्कर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। और ये कौन से आर्टिकल में आता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री? ये आता है आर्टिकल 43A में। बी मैंने आपको बताया था पीछे प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और सिर्फ 43 अगर होगा तो इसमें क्या आता है? लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स, मतलब वर्कर्स के रिलेटेड है ये 43 आर्टिकल। आपको ये इतना याद रख लो, बाकी आप खुद ही लगा लोगे। इसका जो आंसर है, इसका क्या आंसर है? पार्टिसिपेशन, बी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है द प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था संविधान में? बलवंत राय मेहता, अयंगर कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठक्कर कमीशन। इसका जो सही आंसर है वो है स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। बलवंत राय मेहता कमेटी किससे रिलेटेड है? ये पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। इसका जो आंसर है वो है सी। ठक्कर कमीशन किससे रिलेटेड था? ठक्कर कमीशन रिलेटेड था गांधी के असैसिनेशन से। जो गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था उसको प्रोब कर रहे थे ठक्कर, तो ठक्कर कमीशन इससे एसोसिएटेड है, गांधी के असैसिनेशन से। 16 क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर टू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन? A legislative process has been provided to enforce these duties. They are correlative to legal duties. सिलेक्ट करना है हमने इनमें से कौन सा जो कोड है वो सही है। कर्नाटक PCS 2019 और 17 IS में पूछा गया सवाल है ये। तो इसका जो आंसर है वो है डी, नाइदर 1 नॉर 2। कोई भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस प्रोवाइडेड नहीं है इन ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने के लिए, ये नॉन एनफोर्सेबल है, नॉन जस्टिशिएबल, आपको याद रखना है। और लीगल ड्यूटीज़ के कोरिलेटिव ये बिल्कुल नहीं। लीगल ड्यूटीज़ हो गई जो लॉ के द्वारा आपको लॉ बनाया है और उसके थ्रू आपको ये परफॉर्म करनी है लीगल ड्यूटीज़, जिसमें आपको पनिशमेंट्स भी मिल सकती हैं। तो ये इसके कोरिलेटिव नहीं है। 17th क्वेश्चन हमारे पास है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द DPSP। दीज प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो ये किसको प्रमोट करते हैं? सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। एंड द प्रोविजंस कंटेन इन दिस पार्ट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। करेक्ट पूछा है, IS प्रीलिम्स 2015 का सवाल है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and 2। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं और नॉन एनफोर्सेबल है। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया? बिहार PCS 2001 पूछा गया सवाल। इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है इंडिया में? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ये क्या है? DPSP है, ये भी DPSP है और ये फंडामेंटल राइट भी है और ये फंडामेंटल राइट है। हमें फंडामेंटल ड्यूटी पूछा है, द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट ट्रू, यानी फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। UP PCS में पूछा गया सवाल है। दे कैन बी एनफोर्स बाय रिट। इनको हम रिट्स के थ्रू एनफोर्स कर सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है। They can be promoted only by constitutional methods. They can be used for interpreting ambiguous statutes. The performance of any particular duty comes within the sphere of constitutional law which court has to decide. तो इसका आंसर है they can be enforced by writs। हमें not true पूछा है, हमें क्या पूछा है? false statement। तो मैंने अभी आपको बताया they are not enforceable, तो फिर ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा 19 क्वेश्चन का वो है A। रिट्स कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की रिट्स होती हैं। ये मैंने आपको पिछले 2-3 लेक्चर्स में कॉन्टिन्यूसली पढ़ाया है। कौन कौन सी रिट्स होती हैं? हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योररी, क्यो, वारंटो। और इनके मीनिंग्स मैंने आपको पढ़ाए हैं और डिटेल में मैंने आपको ये पढ़ाया है। अगर आपको पर्टिकुलर लेक्चर रिट्स पर पढ़ना है तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, रिट्स बाय शीतल मैम, शीतल राजपूत, कुछ भी डाल दो आपको वीडियो सामने आ जाएगा। 20th क्वेश्चन हमारे पास है द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 हैज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ न्यू चैप्टर ऑन। द 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने क्या ऐड ऑन किया था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, फंडामेंटल ड्यूटीज, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। सी इज द राइट आंसर।
21 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, to promote spirit of brotherhood among all people of India, to respect our parents and teachers, to preserve the rich heritage of our composite culture. पार्ट 4A की बात हुई है, तो पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। हमने बताना इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन नहीं है, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। 22 हमारे पास है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो तेलंगाना पीसीएस, यूपी पीसीएस 2014, यहाँ पे भी 2014 और यहाँ पे 2018। कितनी है? 9 है फंडामेंटल ड्यूटीज, 11 है, 12 है या 20 है? इसका जो आंसर है वो है 11। ओरिजिनली नहीं पूछा, ओरिजिनली पूछा होता तो 10, बट यहाँ पे सीधा पूछा है तो इसका आ जाएगा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। 23 क्वेश्चन हमारे पास, 23rd क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से गलत बताना है हमने। यूपीपीएससीएस 2009, फंडामेंटल ड्यूटीज आर अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कह रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज जो है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट के पार्ट नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनोमिनेटेड इन पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 51A एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका जो सही आंसर है यानी जो इनकरेक्ट है वो है ए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये अलग अलग है, फंडामेंटल ड्यूटीज अलग है, फंडामेंटल राइट्स अलग है, और ये बिल्कुल सही है। 51A आर्टिकल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, पार्ट 4A में मेंशन है, और ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ए। 24th क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया? इनमें से हमने फंडामेंटल ड्यूटी फाइंड करनी है और बतानी है। बिहार पीसीएस 2001, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। द आंसर इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। 25th क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से करेक्टली मैच क्या नहीं कर रहा है? पार्ट्स दिए हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हैं। पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बताया है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया है, पार्ट 4 में डीपीएसपी के बारे में बताया है, पार्ट 5 में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया है। इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट है ये डी पार्ट, क्योंकि ये पार्ट 4A में बताया है ना कि 5 में बताया है। 5 में तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। द आंसर इज डी। बाकी ये तीनों ही मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये नहीं देखा आपने तो आप देख लो वीडियोज में। 26th क्वेश्चन हमारे पास है, प्रोटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन? तो इनमें से किसकी प्रोटेक्शन करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है? विलेज पंचायत की प्रोटेक्शन करनी है, नेशनल फ्लैग की प्रोटेक्शन करनी है, SC/ST की प्रोटेक्शन करनी है, या वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करनी है? तो प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कहता है आर्टिकल 48A में। तो वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है, इसको प्रोटेक्ट करना है। विलेज पंचायत को तो हमने क्या करना होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो ऑर्गेनाइज करना होता है। नेशनल फ्लैग को प्रोटेक्ट नहीं करना है, यानी रिस्पेक्ट करनी है इसकी, प्रोटेक्ट नहीं करना है। और इनको हमने एजुकेशनल और इनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं उनको हमने प्रमोट करना होता है। प्रोटेक्ट किसको करना होता है? वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट वगैरह को, एनवायरमेंट को। 27th क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द DPSP? पहला है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। इनमें से क्या DPSP में मेंशन है कि ह्यूमन बींग्स की जो ट्रैफिकिंग है उसको रोको और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करो। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पसेज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ। IAS प्रीलिम 2008 का सवाल है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। तो इसमें सेकंड वाले में बोला है कि आपने प्रोहिबिट करना है कंजप्शन, ऐसी चीज़ों का जो इंजूरियस है हेल्थ के लिए, सिर्फ मेडिसिनल पर्पज़ के लिए जो चीज़ें हैं उनको आप प्रमोट करो। इसका जो सही आंसर है 27th क्वेश्चन का वो है ओनली बी। ओनली बी हमारे DPSP में मेंशन है, लेकिन जो ये वाला है ना ए, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, ये फंडामेंटल राइट है। और कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 23 में आता है। तो आपको याद है सारे आर्टिकल्स? क्या आप लिख के दोगे मुझे? आर्टिकल 14 से 18 क्या कहता है, देन 19 से 22 क्या कहता है, 23 to 24 क्या कहता है, ये सभी आर्टिकल मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, शॉर्ट में बताओ। इसका जो आंसर है वो है ओनली 2। 28th क्वेश्चन हमारे पास है, द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन टू। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इनमें से किस किस को दिया हुआ है? यूपीपीसीएस 2009 का सवाल है। चिल्ड्रन, वुमेन, ट्राइबल, दलित। कोड्स हैं आपके पास ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 3, ओनली 1, 2 and 3, डी इज ओनली 2, 3 and 4। इसका जो सही आंसर है वो है ओनली 1, 2 and 3। दलित कहीं पर भी यूज नहीं है। चिल्ड्रन की बात हम अपने संविधान में करते हैं, वुमेन्स की बात करते हैं, ट्राइबल की भी करते हैं, पर दलित की कहीं पर भी बात नहीं है। इसका जो कोड आंसर है वो है 1, 2 and 3 ओनली। 29th क्वेश्चन में हमने मैच करना है। यहाँ पे आर्टिकल दिए हैं और यहाँ पे इनके आगे सब्जेक्ट्स दिए हैं किस पर ये बात करता है। आर्टिकल 40, 41, 44, 48। 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 41 कहता है राइट टू वर्क, 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इनके जो कोड्स दिए हैं 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 2, 4, 1। 29th क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ए, 1, 2, 3, 4। बिल्कुल सही क्रम में लगाए हुए हैं ये। आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये मैंने आपको बोला था ये आप याद रखना, और मैंने आपको बोला था ये वाला याद रखना आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ए एंड सी यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए में 1 दिया है और सी में 3 दिया है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। 30th क्वेश्चन हमारे पास है, कंसिडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीपीएसपी। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं इन द कंट्री। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। आईएएस प्रीलिम्स 2015, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, neither 1 nor 2। इसका जो सही आंसर है वो है सी। ये भी सही है, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड नॉट एनफोर्सेबल, ये भी सही है। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। तो ये वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ आइदर ऑफ एनी स्टेट, पीसीएस या फिर यूपीएससी के क्वेश्चन हमने देखे। तो अगली वीडियो में मैं आपको अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है अपनी वीडियो में। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, वहाँ पर मैंने इनके बारे में आपको बताया था। थोड़ा बहुत डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे और ये महीना आप रख लो, पॉलिटी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। देखो कुछ भी नहीं लगेगा किसी को अप्रिशिएट करने में, आप अप्रिशिएट करते हो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें और मोटिवेशन मिलती है। तो कमेंट सेक्शन में पहला तो अप्रिशिएट करो, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके। सेकंड आपको बताना है 30 में से आपके कितना स्कोर आया है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है और कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कमेंट सेक्शन में लिखो। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक्स।